जय हिंद जय जोहार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके मैथ का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और ये जो है इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि जो है 2022 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और लगभग सेम पैटर्न से जो है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुपद पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 का आलेख एक सीधी रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात वो बिंदु कौन सी होगी। ठीक है, तो एक x एक्सिस हो जाएगा और y एक्सिस, ठीक है ना, ये y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस होगा। हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, एक रेखा बहुपद px और जो है उसका मान दिया गया है 3x माइनस 2। तो मान लीजिए ये रेखा है और वो x को काट रही है एक बिंदु पे, ठीक है, इस बिंदु पे काट रही है। तो जिस बिंदु पर काट रही है वहां पर क्या होगा, y का मान 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि y यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर बढ़ते जाएगा तो y का मान भी बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, x एक्सिस में y का मान 0 होगा और x का मान कुछ होगा, तो उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, बहुपद px होता है। ठीक है, और y का मान कितना दिया है 0 और बहुपद px का कितना दिया है 3x माइनस 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जो है x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -2 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 और ये 3 गुना में जरा के भाग में, तो 2/3। ठीक है, x का वैल्यू 2/3 और y का वैल्यू कितना था 0। तो हम लोग जो है किसी भी बिंदु को क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2/3, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख ऊपर की ओर परवलय होता है यदि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का मान जो है 0 से बड़ा होगा तब हमें जो है द्विघात बहुपद जो है वो ऊपर की ओर परवलय प्राप्त होगा। लेकिन अगर ए का मान 0 से छोटा होगा तब हमें जो है नीचे की ओर परवलय प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद fx इक्वल टू 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जो है त्रिघात बहुपद दिया है और त्रिघात बहुपद को हम लोग लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब उसके बाद शून्यकों का योग, तो त्रिघात बहुपद के लिए 3 शून्यक होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अब तीनों शून्यकों का योग बराबर हो जाता है -b/a। अब यहाँ पर देखिए b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू जो है वो x² का गुणांक है। तो x² का गुणांक दिया है -3x दिया है, ठीक है ना, -3k दिया है। ठीक, x² का गुणांक -3k, तो ये हो जाएगा -3k और एक माइनस पहले से है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और बटे में a, तो a का वैल्यू कितना दिया गया है, तो ये 2 दिया है। x³ का गुणांक क्या है, a है, तो a का वैल्यू 2 दिया है तो बटे में 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3k बटे में 2 और जो शून्यकों का योग है उसका मान कितना दिया है 6, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। अब आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 3k चूँकि प्लस में है और यहाँ ये 2 इधर गुना में आ जाएगा तो 2 छक 12 हो जाएगा। उसके बाद k का वैल्यू करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 4 12, तो k का मान कितना आया 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यकों का योग 2 है और गुणनफल 1 है किसके द्वारा दिया जाता है। तो हम लोग को जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 2 दिया है और गुणनफल 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद को हम लोग जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग को शून्यकों का योग 2 दिया है, तो द्विघात बहुपद का जो है 2 शून्यक होता है, अल्फा और बीटा, और इसका योग जो होता है वो -b/a होता है। लेकिन हमको जो है शून्यकों का योग 2 दिया है तो इसको इक्वल टू में 2 लिख देंगे। अब उसके बाद b का वैल्यू क्या है और a का वैल्यू क्या है, तो इसको कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ बटे में 1 दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c/a और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का मान जो है वो 1 दिया है। अब इसके भी बटे में कर देते हैं 1। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो जाएगा और इसमें भी a का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि सेम वैल्यू है a का, यानी ये सही है। अब उसके बाद b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, क्यों, क्योंकि -b का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर यहाँ आ जाएगा माइनस।
और उसके बाद सी का वैल्यू कितना दिया है, तो ये 1 दिया है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग को द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो ए का वैल्यू 1 है, तो 1 का एक्स स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जो है बी का वैल्यू -2 है, तो -2x हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना है 1, तो +1 = 0। अब ये द्विघात बहुपद किस में है, तो एक्स स्क्वायर -2x + 1, एक्स स्क्वायर -2x + 1 जो है ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपद 6x² - 5 के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। तो द्विघात बहुपद दिया गया है, अब इसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू हो जाता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, और इसका वैल्यू होता है c/a। तो हम लोग जो है ए बी सी का वैल्यू देख लेते हैं। तो ये द्विघात बहुपद दिया है, अब ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना दिया है, यानी x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा। तो x² का गुणांक इसमें 6 है, तो ये हो जाएगा a, ठीक है। तो यहाँ नीचे 6 आएगा और इसमें भी नीचे 6 आएगा। और उसके बाद देखिए हम लोग को b का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x का गुणांक जो है वो b है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है इस बहुपद में, यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0/6, यानी क्या आएगा, ये 0 निकल के आएगा। और उसके बाद c का वैल्यू देखते हैं, तो c जो है वो अचर पद है, और अचर पद का मान कितना दिया है -5, तो ये हो जाएगा -5/6। तो शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा = 0 है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = -5/6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0, -5/6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a = 10 दिया है और d = 10 दिया है, तो पहले 4 पद होंगे। तो ये जो है AP का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला पद 10 है और सारवंतर d = 10 है, तो पहला 4 पद पूछ रहा है। तो पहला 4 पद यानी क्या होगा a1, और a1 किसके बराबर होगा, a के बराबर, तो ये हो जाएगा पहला पद। उसके बाद a2, तो a2 बराबर होता है a1 + d, ठीक है। a1 है 10 और d कितना है 10, तो ये हो जाएगा 20, तो दूसरा पद हो जाएगा 20। अब उसके बाद देखते हैं तीसरा पद, तो तीसरा पद a3 = हो जाएगा a2 + d, तो a2 जो है वो 20 है और d का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 30। अब उसके बाद फिर जो a4 है वो कितना हो जाएगा a3 + d। अब a3 का मान कितना दिया है 30 और d का मान 10, तो ये हो जाएगा 40, यानी राइट आंसर होगा 10, 20, 30 और 40। और ये आंसर किस में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10, 20, 30, 40। क्वेश्चन नंबर 7 है, AP दिया गया है और पूछ रहा है इसका कौन सा पद 78 है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो AP में a1 का वैल्यू 3 है, a1 = 3 है, और सारवंतर d = दूसरा पद माइनस पहला पद 8 - 3 = 5। अब हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद जो है वो 78 है। तो an बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है a + n - 1 d, और हम लोग माने हैं कि nवां पद क्या है 78 है। तब हम लोग n के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो a का मान 3 हो जाएगा और n - 1 और d का मान 5। 78, ये 3 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर आके घट जाएगा, -3 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जो है 75 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हट जाएगा 5n - 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब उसके बाद ये जो है -5 है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है +5 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हट जाएगा तो 5n = कितना हो जाएगा 75, 5, 80। इसको काटेंगे तो 16, 25, 80, तो n का वैल्यू 16 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी AP का दूसरा पद जो है वो 13 है और पांचवा पद 25 है, तो इसका सातवां पद होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो दूसरा पद a2 = 13 दिया है, और हम लोग दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं a + d लिख सकते हैं। तो ये दिया है 13, ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका पांचवा पद 25 है, तो पांचवा पद क्या लिख सकते हैं a5 = क्या लिख सकते हैं a + 4d लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया है 25, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में a कॉमन है, तो समीकरण को हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक है।
तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 25। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये a कट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, तो यानी माइनस 3d आएगा और यहाँ पर आएगा माइनस, 5 में 3 जाएगा तो 2, 2 में 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 4 12। d का वैल्यू जो है वो 4 आ गया। अब a के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो d का वैल्यू जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब a प्लस 4 इक्वल टू 13 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13, ये 4 इधर प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में, यानी कि a का वैल्यू 9 हो गया। अब 7वां पद पूछ रहा है, तो a7 का वैल्यू क्या होगा a प्लस 6d, ठीक है। अब उसके बाद a का मान कितना निकाले हैं 9 और 6 इंटू डी का वैल्यू जो है वो 4 निकाले हैं, तो 9 प्लस 6 चौक 24, तो 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 4 13 के 3 और 2 और 1 3 यानी 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू, और दिया गया है किसका किसका वैल्यू, ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है, ये हो गया 81। और उसके बाद देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23, तो इसका वैल्यू दिया है 23 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो ये 46 हो गया। और उसके बाद जो है ये इसके साथ प्लस में है ना, हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं इस 46 को, यहाँ पर 46 आया है ना, इसको क्या करते हैं इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में 6 5 और उसके बाद जो है 7 में 4 3 यानी 35 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जो है इसको अच्छे से कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला ये वाला पुट कीजिएगा, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दी गई आकृति में बहुपद fx के शून्यकों की संख्या है, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है कि जो बहुपद fx का ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, तो यहाँ पर 1 बार 2 बार और ये 3 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगी। अगर यहीं पर ये जो ग्राफ है fx का वो x एक्सिस को एक भी बिंदु पे टच नहीं करता, तो शून्यकों की संख्या हो जाती 0, और अगर 2 बिंदु पे टच करता, ठीक है, ऐसे करके 2 बिंदु पर, तब ये हो जाता 2, और अगर एक ही बिंदु पर टच करता सिर्फ, तो हो जाता 1, ठीक है। तो जितनी बार जो है fx का ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा उतना शून्यकों का संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 चरों में 3 रैखिक समीकरणों की एक प्रणाली असंगत है यदि उनके विमान, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिच्छेद ना करें। वो तीनों जो है प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो वो जो है एक असंगत प्रणाली होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बीज व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो कहलाता है, तो जिस बीज व्यंजक में एक पद हो उसे हम लोग एक पदी कहते हैं, और इसे जो है अंग्रेजी में मोनोमियल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोमियल। अब यहाँ पर जो है जो हिंदी में पढ़े होंगे एक पदी, उन लोगों को दिक्कत हो सकता है, इसलिए 1-2 टर्म का जो है अंग्रेजी भी याद रखना जरूरी है। और उसके बाद जिस बीज व्यंजक में 2 पद हो तो वो द्विपद कहलाएंगे, और अगर 3 पद हो तो त्रिपद कहलाएंगे, तो उसके लिए भी जो है अंग्रेजी नाम जैसे द्विपद का बाइनोमियल और त्रिपद का ट्रिनोमियल, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समीकरणों के जोड़े x + 2y - 5 = 0 और -4x - 8y + 20 = 0 के कितने समाधान या फिर हल होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अचरों का अनुपात निकालना होगा, तो ये एक होगा a1 बटे में a2। अब a1 का मान जो है वो दिया गया है 1 और a2 का मान हो -4 होगा, तो 1 बटे में -4 यानी -1/4। अब b1 बटे b2, तो b1 का मान जो है वो 2 है और b2 का मान -8 है,
तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो फिर जो है -1/4। उसके बाद फिर जो है C1/C2, C1/C2, C1 का मान -5 है और C2 जो है वो 20 है, तो 5 चौका 20। तो फिर से क्या आएगा, -1/4। अब देखिए तीनों का मान बराबर है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब तीनों का मान बराबर है यानी कि ये दोनों रेखाएं जो है समपाती रेखाएं हैं, यानी आपस में ही जो है ये सेम रेखाएं, ठीक है, समपाती रेखाएं लगभग। तो इसका जो है असीमित या फिर अपरिमित रूप से कई हल या फिर समाधान होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि रेखाएं 3x + 2ky - 2 इक्वल टू 0 और 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0 समांतर है तो k का मान क्या है। तो ये दोनों रेखाओं को समांतर होने के लिए इनके अचरों का अनुपात जो है इस प्रकार होना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तब जो है दोनों रेखाएं समांतर होगी और इनका जो है कोई भी हल नहीं होगा। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है क्योंकि ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब उसके बाद k का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो A1/A2 कितना है, तो वो 3/2 हो जाएगा। 3/2 इक्वल टू B1 का मान जो है वो 2k दिया है, 2k बटे में, और B2 का मान 5 दिया है, बटे में 5 इज नॉट इक्वल टू C1 जो है -2 है और C2 1 है। अब उसके बाद देखिए ये दोनों का यूज़ करके हम लोग जो है k का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो k को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको उधर लेके जाते हैं। तो ये 5 भाग में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। फिर ये 2 जो है गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर से हट जाएगा। तो k बराबर कितना हो गया, 5 तिया 15 और बट्टे में 2 दूनी 4, तो 15/4 जो है राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि आश्रित रैखिक समीकरणों के एक युग्म का एक समीकरण -3x + 5y - 2 इक्वल टू 0 है तो दूसरा समीकरण होगा। तो आश्रित रैखिक समीकरण होने के लिए ये दोनों रैखिक समीकरणों के अचरों का अनुपात A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 जो है वो बराबर होना चाहिए। तो हम लोग को जो है एक समीकरण दिया है, अब हम लोग जो है इनमें से सबको जो है दूसरा समीकरण लेके इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं इक्वल है कि नहीं। तो जो है पहला वाला लेके देखते हैं ऑप्शन। अब इसमें A1/A2 तो ये हो जाएगा A1 - 3 है और A2 - 6 है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कटेगा, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया A1/A2। अब निकालेंगे B1/B2 तो ये हो जाएगा 5/10, तो 5/10 तो ये निकल गया 1/2। अब C1/C2 तो C1 कितना है, -2, ठीक है, C1 -2 है तो -2 और C2 -4 है तो -4। फिर ये माइनस माइनस कटेगा, 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जो है वो बराबर आ रहा है, 1/2 आ रहा है सब में, यानी ऑप्शन नंबर एक ही जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म का बीजगणितीय रूप से हल निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है प्रतिस्थापन विधि और जो है ऑप्शन नंबर बी है उन्मूलन विधि, ठीक है, इसे हम लोग जो है विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश से दिया है एलिमिनेशन मेथड, इसको हिंदी में जो है विलोपन विधि कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्रॉस गुना विधि, इसे जो है वज्र गुणन विधि कहा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि कहा जाता है इसको। यहाँ पर जो है हिंदी में इसका थोड़ा बहुत गलत टाइपिंग हो जाता है, ठीक है। क्या करता है वो इंग्लिश में क्वेश्चन सेट करता है, उसके बाद इसी को जो है हिंदी में जो है इसको ट्रांसलेट कर देता है, इसी कारण जो है ये गलत लिखा जाता है कभी कभी हिंदी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक है। तो ऑप्शन में दिया है बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव, या फिर एगो पॉजिटिव है और एगो नेगेटिव होगा। तो आइए इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग विविध कर डी का मान कैलकुलेट करेंगे और ये होता है b² - 4ac। b का मान जो है यहाँ पर 99 दिया है। इस द्विघात बहुपद को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ax² + bx +
सी के फॉर्मेट में। यहाँ ए का मान क्या दिया है 1, बी का मान 99 और सी का मान 127 दिया है। अब उसके बाद बी स्क्वायर तो 99 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान 1, सी का मान 127। उसके बाद 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801 और इसको गुना करेंगे तो 508 आएगा। अब इसके बाद जब इसको घटाएंगे तब यह आएगा 9293। तो विविधकर का मान जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। तब आइए हम लोग जो है मूल को कैलकुलेट करते हैं। तो 9293 जो है आपका विविधकर का मान आया है। अब उसके बाद देखिए विविधकर का मान जो है 9293 है और हम लोग का जो मूल होता है x बराबर हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में 2 इंटू ए। तो a का मान तो 1 दिया है यहाँ पर, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद b का मान माइनस बी तो ये 99 हो जाएगा, माइनस 99 और प्लस माइनस रूट डी। तो रूट डी कितना था, तो डी का वैल्यू जो था वो हमारा 92 और 93 आया था। अब इसका जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वैल्यू पॉइंट में आएगा, ठीक है, और ये 96.4 के अक्रॉस आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का दो मूल निकलेगा, एक यहाँ प्लस लेके और एक माइनस लेके। तो माइनस 99 प्लस लेके ये 96.4 बाय 2 इंटू ए, तो ये हो गया 2 ही होगा। अब उसके बाद जब इसको हम लोग घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, घटाएंगे तो ये आएगा आपका माइनस 2.6 बाय 2। तो ये देखिए ये जो है ऋणात्मक में इसका वैल्यू आएगा माइनस 1.3। तो एक तो ऋणात्मक आई है। अब जो है दूसरा वाला कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम लोग का जो है ये, अब ये माइनस एक बार 99 और यहाँ प्लस लिए, अब एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 195.4 आएगा और बटे में 2। इसको फिर से जब डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा माइनस 97.7। तो दोनों का वैल्यू जो है वो ऋणात्मक आया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों नकारात्मक होगा या फिर बहुत आर नेगेटिव होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्स अक्ष से बिंदु P जिसका निर्देशांक 2,3 है की दूरी है। तो यहाँ पर जो है दूरी सूत्र का फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब उसके बाद देखिए बिंदु P जो है वो 2,3 दिया है इसका निर्देशांक, तो ये मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है। अब उसके बाद एक्स एक्सिस से दूरी जो है वो 2 है और वाई एक्सिस से दूरी कितना है, 3 है, और पूछ रहा है एक्स एक्सिस से इस बिंदु की दूरी। तो डायरेक्ट जो है ये 3 यूनिट दिखा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है दूरी सूत्र का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का चौथा शीर्ष D है जिसके 3 शीर्ष ABC का मान दिया गया है, तो D का मान क्या होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, तीनों का निर्देशांक दिया गया है, ABC का निर्देशांक दिया गया है, हमको D का निर्देशांक निकालना है। तो इसका निर्देशांक x, y मान लीजिए। अब उसके बाद दूरी सूत्र का यूज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी कि AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा AD के। तो हम लोग लिखेंगे AD बराबर BC और इस दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 7। आप लोग भी जो है कैलकुलेट करके देखिए, ये इक्वेशन आएगा। और हम लोग जो है इस इक्वेशन में x और y का मान पुट करेंगे। पहले ऑप्शन नंबर ए को पुट करके देखिए, अगर जो है 7 के बराबर आ जा रहा है, ये वाला जो लेफ्ट साइड है 7 के बराबर आ जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर जो है बी आ रहा है तो बी सही होगा, सी आएगा तो सी सही होगा और डी आएगा तो डी सही होगा, ठीक है। इसे हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन फिर भी आप लोग जो है बाकी सब ऑप्शन को भी ट्राई करके देख लीजिएगा और इस इक्वेशन को भी आप लोग जो है सॉल्व करके देखिएगा कि सही इक्वेशन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंदु ए -2, -5 और बी जो है 2, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु है। तो एक रेखा बन रहा है बिंदु ए और बिंदु बी से, ठीक है। तो जो है दोनों के बीच मान लीजिए ए और बी, ये दो बिंदु है, एक -2, -5, एक 2, 5 है, और ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को एक लंब समद्विभाजक जो है यहाँ पर लंब समद्विभाजक यानी 90 डिग्री होगा लंब और समद्विभाजक यानी बराबर बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। तो अगर बराबर भाग में बांटेगा तो हम लोग क्लास 10th के विभाजन सूत्र से इस बिंदु को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि बराबर भाग में बांट रहा है
तो उसके लिए x, ठीक है, मान लीजिए x, y हो जाएगा वो निर्देशांक, ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक x, y हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2, और x1 क्या होगा -2, x2 होगा 2, तो -2 और जो है प्लस x2 जो है वो 2 होगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। तो -2 + 2 0 हो जाएगा, बट्टे में 2, यानी जो x का मान होगा वो 0 आएगा। अब y का मान कैलकुलेट करेंगे तो y बराबर भी क्या होगा y1 प्लस y2/2। y1 कितना है -5 और y2 कितना है 5, -5 को 5 से जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 0 आएगा। तो ये भी हो जाएगा 0 बटे में 2 यानी 0, तो 0,0 आ जाएगा, ठीक है, x, y यानी 0,0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0,0। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि बिंदु ए 1,2, ओ 0,0 और सी a,b संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो जैसा कि क्लास 10th के बुक में दिया गया रहता है उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो तीनों बिंदु संरेख है तो इसके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल जो है वो 0 हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जो है अगर 3 निर्देशांक दिया गया है तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको क्लास 10th के बुक में मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग ए के निर्देशांक को x1 y1 ले लेंगे और ओ के निर्देशांक को x2 y2 ले लेंगे और सी के निर्देशांक को x3 y3 ले लेंगे। अब जो है हम लोग इस सब के मान को पुट कर देंगे, यहाँ पर x1 y2 y3 सब के मान को पुट कर देंगे। तब हम लोग को देखिए ये 0 से गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये तो 0 का मान ही नहीं है तो ये -b, और 1 को गुना करेंगे तो -b हो जाएगा। उसके बाद इसका तो भी कोई वैल्यू नहीं है 0 का, a और 2 को गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब ये 2 जो है, ये वाला 2 जो है इधर भाग में है, इधर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा -b + 2a = 0। अब जो है 2a = क्या हो जाएगा, ये -b है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये +b हो जाएगा, तो 2a = b हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है तो त्रिज्या के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो एक वृत्त है और उसके बाद जो है इसकी दो त्रिज्या है और दोनों त्रिज्या के बीच का कोण जो है वो 110 डिग्री दिया गया है, और पूछ रहा है कि दो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखा, अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, ये स्पर्श करते हुए जाएगी तो स्पर्श रेखा हो गया। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी ये कोण कितना डिग्री का बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और हम लोग को ये भी पता है कि स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा दो गो है, ये जो है त्रिज्या पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है स्पर्श रेखा, तो दोनों जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 90 और ये 90 कितना हो जाएगा 180। तो हम लोग क्या करेंगे 180 से इसको घटा देते हैं तो कितना बचेगा 180। अब ये दोनों कोण जो है 110 डिग्री और दो स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है ये दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री, तभी तो 360 डिग्री होगा टोटल। तो ये 110 डिग्री पहले से है, यानी कितना डिग्री और चाहिए 70 डिग्री का कोण और चाहिए, ठीक है ना, तब ना 180 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो एक वृत्त दिया गया है और उसके बाद वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या पर लंब होती है, तो यह 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसका सामने वाला कोण जो है वो कर्ण हो जाएगा। अब हमको देखिए त्रिज्या यानी किसका वैल्यू चाहिए, लंब का वैल्यू चाहिए, तो हमको त्रिज्या यानी लंब r बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर 16। अब घटाएंगे तो ये √9, फिर जो है √9 का वैल्यू 3, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए बी वृत्त की जीवा है और AOC इसका व्यास है, इस प्रकार है कि कोण ACB बराबर 50 डिग्री है। यदि AT बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो BAT बराबर होगा, तो हमको कोण BAT का मान चाहिए। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक वृत्त है, उसकी जीवा AB है, उसके बाद जो व्यास है वो AOC है, तो O जो है वृत्त का केंद्र हो जाएगा और ये C, ठीक है। अब उसके बाद देखिए AT बिंदु ए पर
AT बिंदु ए पर जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब जो AT है वो स्पर्श रेखा है, तो वो त्रिज्या यानी OA पे क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। कोण OAT या फिर CAT बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब उसके बाद देखिए, हम लोग को चाहिए कोण BAT का मान चाहिए। कोण BAT, तो हम लोग क्या करेंगे, कोण CAT में अगर कोण CAB को घटा देंगे तो कोण BAT का मान निकल जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, तो हमको पहले कोण CAB का मान निकालना होगा। तो हम लोग को दिया गया है ACB का मान जो है वो दिया गया है 50 डिग्री। ठीक है, ये वृत्त में ही है, ये बाहर नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए 50 डिग्री दिया गया है, और हम लोग को पता है कि जो वृत्त का व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास है वो वृत्त की परिधि यानी यहाँ पर B जो बिंदु है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। एक कोण 50 है, एक 90 है, तो तीसरा कितना होगा, तो 180 में ये दोनों को घटा देंगे, तो ये दोनों टोटल होगा 140 डिग्री। अब 140 में 180 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 डिग्री, यानी कि कोण CAB का मान कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमको चाहिए कोण BAT, तो हम क्या बताए थे, कोण BAT बराबर क्या होगा, कोण CAT माइनस कोण CAB। कोण CAT का मान कितना दिया गया था, तो कोण CAT बराबर 90 डिग्री हम लोग निकाले थे। ठीक है, चूँकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, तो कोण CAT बराबर है 90 डिग्री माइनस कोण CAB का मान 40 निकाल चुके हैं, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो संकेंद्रित वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा AC आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगी, तो दो ठो वृत्त है, संकेंद्रित वृत्त है। बड़ी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। और हम लोग को क्या दिया है, AC, जो बड़ी वृत्त की एक जीवा है AC, वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पे लंब, तो ये 90 डिग्री यानी ये एक समकोण त्रिभुज। अब यहाँ टोटल वैल्यू जो दिया है जीवा का 8 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ लंब समद्विभाजक है, तो इधर 4 हो जाएगा और इधर भी 4। अब हमको चाहिए छोटी वृत्त की त्रिज्या R, तो ये एक प्रकार से लंब है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R का वैल्यू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, तो फिर ये हो जाएगा रूट अंडर 9 और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सेंटीमीटर। और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़ी वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है क्या होगी। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये एक बड़ा वृत्त हो गया और उसके बाद जो है इसके अंदर एक छोटा वृत्त। ठीक है, अब संकेंद्रित वृत्त है यानी दोनों का केंद्र क्या होगा, समान। अब उसके बाद देखिए 5 सेंटीमीटर जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एक स्पर्श रेखा है, नाम दे देते हैं EB, और मान लीजिए केंद्र जो है वो O है। अब देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ जो है समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। उसके बाद OB क्या हो गया, आधार। तो OB बराबर हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा रूट अंडर 16, तो रूट अंडर 16 का वैल्यू 4, तो OB निकल गया 4। ठीक है, और चूंकि जो है ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा का लंब समद्विभाजक है, तो OB और OA क्या होगा बराबर, यानी दोनों साइड 4 4। अब टोटल AB कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी 8, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सेंटीमीटर। और देखिए लगभग क्वेश्चन जो है क्लास 10 लेवल के ही पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो भी है ये 10 लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोण A, कोण B और कोण C एक त्रिभुज के 3 कोण है और कोण A/4 प्लस कोण B/4 प्लस कोण C/5 = 41 डिग्री है, तो कोण A प्लस कोण B का मान क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कोण A/4 प्लस कोण B/4 प्लस कोण C/5 = 41 डिग्री। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे जो है 20 आएगा और जो है 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 कोण है। उसी प्रकार से 5 कोण B और ये 4 कोण C और ये इधर 41 डिग्री। अब 20 जो है इधर आएगा तो इधर गुना में आ जाएगा भाग से, अब उसके बाद गुना होगा तो 820 डिग्री और उसके बाद ऊपर साइड जो है ये बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग
इसको लिखेंगे क्योंकि हमको जो है कोण ए और प्लस कोण बी का मान निकालना है। तो ए और बी को एक साइड रखेंगे और जो है सी को दूसरे साइड लेके आएंगे। तो इधर ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में था इस साइड। तो अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस सी के जगह पर हम लोग जो है ए और बी को किसी तरह लेके आएंगे, तब हम लोग जो है कोण ए प्लस बी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए माइनस कोण बी हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 5 कोण ए प्लस 5 कोण बी इक्वल टू 820 डिग्री और माइनस 4 कोण सी। ठीक है, तो सी के जगह पर हम लोग जो है 180 माइनस कोण ए माइनस कोण बी लिखेंगे। 4 को 180 से गुना करेंगे तो 720 डिग्री हो जाएगा और ये माइनस में रहेगा, और यहाँ पर भी माइनस है और कोण ए में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और 4 कोण ए, और माइनस कोण बी है और यहाँ माइनस 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 कोण बी। अब उसके बाद 820 से 720 घटाएंगे तो 100 डिग्री बचेगा, और ये 4 कोण ए जो है प्लस में इधर, और ये 4 कोण बी इधर भी प्लस में है, तो ई साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर जो है इसको घटाएंगे तो 5 कोण ए माइनस 4 कोण ए, तो ये कोण ए बचेगा, और 5 कोण बी माइनस 4 कोण बी, तो ये कोण बी बचेगा। तो कोण ए प्लस बी का मान 100 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपयों में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मेज को किस कीमत में बेचना चाहिए जिससे कि उसे 33.1/3% का लाभ हो। तो इस लाभ को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 33 × 99 जोड़ 1 100/3%। इस लाभ में बेचना है, तो टोटल 2700 रुपयों में बेचा है और जो कि 10% की हानि पे बेचा है। तो यानी कि टोटल मान लीजिए 100% दाम था और जो है 10% की हानि पे बेचा है, यानी 90% पे बेचा है, और 90% का दाम जो है वो 2700 रुपया है। तो हम लोग को 100% का दाम निकालना होगा, तो वो हो जाएगा 2700 बट्टी में 90 और गुने में 100। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 9 27, यानी कि टोटल आएगा 3000 रुपया 100% का दाम। तो 100% का दाम 3000 रुपया है। अब हमको जो है 10/3% लाभ में बेचना है, तो लाभ निकालते हैं तो इतना का यानी गुना 100/3% लाभ, तो प्रतिशत लाभ तो है तो गुना बटे में 100। अब उसके बाद 100 कट जाएगा और ये 3 बार में 3000, तो ये 1000 निकल के आएगा। 1000 रुपया लाभ और 3000 रुपया दाम है, यानी टोटल कितना में बेचना होगा 4000 रुपया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4000। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 14,784 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है, तो हानि का मान रुपयों में क्या होगा। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो दिया है प्रत्येक वस्तु का, तो 2 से गुना करेंगे तो कुल विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य जो है पहले लाभ के लिए देखते हैं, तो 12% का लाभ है। अब मान लीजिए कि टोटल प्रतिशत 100 है, 12% का लाभ यानी 112 में बेच रहा है, और 112 का वैल्यू जो है वो 14,784 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक का वैल्यू निकलेगा 1% का, और गुना 100 करेंगे तो ये जो 100% निकलेगा। अब इसको जब भाग लगाएंगे 112 से तो ये निकलता है 132। 100 से गुना करेंगे तो ये 00। ये जो है एक वस्तु का क्रय मूल्य निकला जो लाभ में बेचा जा रहा है। अब जो है हम लोग दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, तो फिर से क्या करेंगे 14,784 और भाग देंगे अब कितना से, तो 12% का हानि है, यानी कि वो उस वस्तु को कितना बेच रहा होगा 88 में। टोटल दाम 100 है, 12% हानि में बेच रहा है, यानी कितना बेच रहा है 88 में, तो 88। अब एक का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को भाग करेंगे तो, और फिर 100 से गुना करेंगे जो क्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। अब इसको भाग लगेंगे तो ये निकलता है 168 और 20 तो 00। अब इसको जो है 13200 से ऐड करेंगे तो टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा 0000, 8 2 10 का 0, हाथ में 1, 6 3 9 10 के 0, 1 1 2 और 1 3, ठीक है। तो ये निकल जाता है 30,000 रुपया। जैसा कि आप लोग कैलकुलेशन देखें, 30,000 रुपया जो है हम लोग का क्रय मूल्य निकल गया, और विक्रय मूल्य जो है 14,784 एक एक वस्तु का है। तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य निकल जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15 के 5, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 1 2, ठीक है। तो 29,568 रुपया जो है कुल विक्रय मूल्य है। इसको घटा देंगे क्रय मूल्य से तो हानि निकल जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 10 में 8 जाएगा तो 2, और उसके बाद फिर जो है 9 में 6 जाएगा तो 3, और फिर जो है 9 में 5 जाएगा तो 4, और 9 में 9 जाएगा तो 0, और ये 0, यानी 432 रुपया जो है इसका आंसर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में
25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या कितना है 100। अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई और आर स्क्वायर यानी 100 गुने 100। तो ये हो जाएगा कितना 1 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो ये 4 जीरो हो जाएगा और पाई, इसको गुना करेंगे तो इतना है। पाई को रखते हैं क्योंकि बाद में कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए जब 25% की वृद्धि करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 125, है ना। अब देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई गुने 125 गुने 125, और फिर 125 और 125 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है आपका 15625, और ये पाई है तो पाई इतना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग भी। और उसके बाद देखिए जब वृत्त की त्रिज्या 100 माने तो इतना पाई जो है इसका क्षेत्रफल निकला। अब 25% की वृद्धि करें तो 125 हो गया। अब तब जो है इतना क्षेत्रफल निकला। अब क्षेत्रफल का अंतर देख लेते हैं। तो इतना से जब हम लोग इतना को घटाएंगे तो ये आपका जो है 5625 पाई जो है इतना का वृद्धि हो रहा है आपका क्षेत्रफल में। तो कितना में किस में वृद्धि हो रहा है, ये आपका 10,000 पाई जो निकला है इसमें इतना का वृद्धि हो रहा है। तो इसका जो है प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका जो है इस प्रकार से निकालेंगे तो 1 ये कितना है 10,000 पाई का x प्रतिशत यानी बट्टी में 100 बराबर जो है आपका कितना है इतना। अब अगर x का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, सबको उठा के उस साइड लेके जाएंगे। ये 2 जीरो पहले कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक पाई यहाँ पर भी है और इक्वल टू के ई साइड में भी जो है एक पाई है, तो ये भी पाई कट जाएगा। उसके बाद x का बराबर, तो x बराबर आपका हो जाएगा ये 5625, और ये देखिए यहाँ 100 जो है x के साथ गुना में है, इक्वल टू के ई साइड आएगा तो ये हो जाएगा आपका बट्टी में। अब जब इसको भाग लगाएंगे तब देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी 56.25 जो है आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जो है इसको अपने से कैलकुलेट करके देखिएगा जिस प्रकार से हम बोले हैं, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, तो प्रारंभ में बिल कितना था। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 27% का छूट दिया जा रहा है और 1825 रुपया अभी भी बच रहा है। तो मान लीजिए 100% था टोटल बिल, 27% का छूट दे रहे हैं, यानी कि अभी भी हम लोग जो है उससे कितना ले रहे हैं 73% ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग को 1825 रुपया देना पड़ रहा है 100% में 73%, यानी 73% कितना है 1825। तो हम लोग को जो 1% निकालेंगे तो ये निकलेगा 1825 बटे में 73। अब अगर 1825 बटे 73 करेंगे तो 1% निकलेगा। अब इसको गुना करेंगे 100 से तो 100% निकल जाएगा। इसको भाग करेंगे तो ये होगा 25, और इसको गुना करेंगे 100 से तो ये 2500 हो जाएगा। यानी 100% क्या था हमारा पहले वाला बिल था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 32 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है। दूसरी संख्या को पहले संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या कितना है 100 है। अब पहली संख्या कितना कम है 50%, तो 100 का 50% कितना होगा 50 होगा, यानी कितना कम है वो 50 कम है, ठीक है। यानी वो कितना है 50 है, 50 कम है तो कितना होगा 50 होगा। अब दूसरा संख्या कितना कम है 80%, तो 100 का 80% कितना होगा 80 ही होगा, ठीक है। अब 80 कम है, 80% कम है यानी 80 कम है, तो 80 कम है तो कितना होगा 100 में 80 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो दूसरा संख्या 20 है और पहला संख्या 50 है। तो जो दूसरा संख्या है पहले संख्या से कितना कम है 30 कम है, ठीक है। तो दोनों को बराबर करना होगा, तो हम लोग को दूसरा संख्या में 30 जोड़ना होगा। तो प्रतिशत में कितना जोड़ना होगा तो कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए 20 का x% यानी x बटे में 100 बराबर कितना होगा 30, क्योंकि 30 जोड़ना है तो x निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 30, और फिर जो है ये भाग में है ये गुना में आ जाएगा। उसके बाद ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 1 0 कट गया, और फिर जो है 2 बार में 15 दूनी 30, और यहाँ पर जो है 10 से गुना करेंगे, 15 को 10 से गुना करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 150%। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य जो है 50 रुपये है और मासिक पास का मूल्य जो है 1125 रुपये है। यदि मैं
मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत होगी। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए आप लोग कोई ट्रेन में सफ़र करते हैं, कॉलेज या स्कूल जाते हैं और आपका जो है दैनिक टिकट का मूल्य जो है 50 रुपया है, यानी आपको 30 दिन सफ़र करना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो गुना कर देते हैं 30 से। तो ये हो जाएगा आपका 50 को 30 से गुना करेंगे, 5 दिया 15 और ये 00, तो 1500 रुपये जो है आपका 30 दिन में खर्चा हो जाएगा। और अगर हम लोग मासिक पास ले लेते हैं तो 1125 रुपये में ही निपट जाएगा, यानी हम लोग का बचत कितना हो रहा है, तो इसको 1125 से घटा देंगे तो ये निकल के आएगा 10 में 5, 5, 9 में 2, 7, 4 में 1, 3, 375 रुपये आप लोग जो है बचा लेते हैं अगर आप लोग मासिक पास लेते हैं तो ठीक है। अब उसके बाद आपको प्रतिशत में निकालना है, तो ये जो है 1500 का है, इसी से इसका प्रतिशत निकलेगा। तो 1500 का मतलब गुना x प्रतिशत यानी 100 बटे में बराबर आपका 375 हो रहा है। अब अगर x का वैल्यू चाहिए तो x को एक साइड रखिए, बाकी सबको इधर लेके जाइए। तो यहाँ आ जाएगा ये गुना में, फिर इसको लाएंगे तो यह आ जाएगा भाग में, ये 20, ये 15 से काटेंगे 375 को, 15 दूनी 30, हाथ में 7 बचेगा 75, 15 बचे 75, यानी 25% जो है इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25%। तो आपको जो है इसी प्रकार से एक क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट पे। अगर हमको धनबाद जाना है और हम ट्रेन से जाते हैं और रोज़ का आना जाना है 10 रुपया में जाना और 10 रुपये में आना, यानी 20 रुपया भाड़ा है एक दिन का, और हमको मान लीजिए 30 दिन जाना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम अगर MST या पास लेते हैं तो हमको 100 रुपया लगता है। तो हमको जो है कितना का बचत कर लेते हैं एक महीना में, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए इसको। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस आने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वस्तु का मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, 36% का छूट दे रहे हैं, तो कितना रुपया हो जाएगा अब, यानी 36 रुपया छूट दे रहे हैं। 36% यानी कितना, 36 रुपया छूट दे रहे हैं मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 64 रुपया। अब जो है हमको फिर से वही मूल्य लाना है, यानी 100 रुपया लाना है। तो अब कितना रुपया बढ़ाना होगा, तो 36 रुपया। तो अब हमको क्या करना है, इस 64 में से 36 रुपया बढ़ाना है, तो इसका प्रतिशत निकालना होगा। तो मान लीजिए 64 का जो x प्रतिशत है वो 36 है, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 100 जो है भाग में है, इधर आके गुना में, फिर जो है ये गुना में है, इधर आके भाग में, इसको काटेंगे तो ये 4 बार में 4 9 36 और ये 16 चौका 64, यानी 4 से भाग देंगे तो 16। अब उसके बाद देखिए ये 900 हो जाएगा और बटे में 16, जब इसको भाग लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 56.25%। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी ने अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ए जो है 18 दिन में काम कर सकता है, वो जो है 12 दिन काम किया। तो मान लीजिए टोटल काम जो है 18 है और ए जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 18 दिन में 18 काम करता है। उसने 12 दिन काम किया तो टोटल जो है उसने 12 काम किया मान लीजिए, तो कितना काम बच गया 6 काम। तो इसी 6 काम को जो है बी 8 दिन में करता है, 6 काम बच जा रहा है और 6 काम को बी 8 दिन में करता है, ठीक है। तो अगर 18 काम करना है, क्योंकि टोटल काम कितना ले रहे हैं 18, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 3 से गुना कर देते हैं, तो इधर से भी 3 से गुना कर देते हैं। 6 काम जो है बी 8 दिन में कर रहा है, तो 18 काम जो है 6 18 काम जो है वो 8 या 24 दिन में करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 36 से, ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो ए जो है इसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। मान लीजिए टोटल वर्क जो है वो 5 काम है, ठीक है। तो ये 2/5 भाग यानी 2 काम को 9 दिन में करेगा। अगर इसका क्षमता या इफिशियंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। और टोटल वर्क कितना है, तो 2 काम कर रहा है 9 दिन में, तो 2/9। अब उसके बाद जो है बी का हम लोग को बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा टोटल टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बाय बी का इफिशियंसी। तो बी का क्षमता निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये काम होने के बाद फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में करता है। तो ए और बी अब दोनों मिलकर जो है शेष काम, तो टोटल काम 5 था, 2 काम कर लिया ए, तो अब कितना बचेगा 3 काम, और इस काम को ये दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहा है।
अगर इसका क्षमता निकालेंगे तो ये 3/6 हो जाएगा। टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, इफिशियंसी। अब उसके बाद देखिए हमको चाहिए बी का इफिशियंसी, क्योंकि जो टोटल वर्क है वो तो 5 ही रहेगा। बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो ए और बी में से ए को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3/6 ए और बी का क्षमता माइनस ए का क्षमता 2/9। अगर इसको घटाएंगे तो भिन्न का जोड़ करने पर आपको 5/18 मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है। टोटल वर्क तो 5 ही रहेगा और क्षमता कितना दिया है, 5/18 हो जाएगा बी का क्षमता। ये 5/18, ये 18 नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ गुना में हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 कट जाएगा तो 18 दिन बचेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन। और इस फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना होगा, क्षमता बराबर वर्क बटे में समय, और यदि टाइम निकालना है तो टोटल वर्क बाय इसका एक दिन का क्षमता कितना है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि कॉस के पावर में 4a माइनस साइन के पावर में 4a इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि दिया है कॉस के पावर में 4a माइनस साइन के पावर में 4a इक्वल टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए है और बी जो है साइन स्क्वायर ए है। तो हम लोग जो है इसको ए प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ए माइनस बी यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लोग जो है 1 लिख सकते हैं, और उसके बाद ये तो उतर जाएगा जैसे तैसे। अब 1 को जो है इससे गुना करेंगे तो ये सेम चीज़ रहेगा। ठीक है, तो ये 1 खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग को कॉस के रूप में लाना है आंसर को, क्योंकि ऑप्शन कॉस में दिया था। तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है। उसके बाद देखिए ये कॉस स्क्वायर ए हो गया और माइनस, और जो है 1 में प्लस है तो ये हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में और एक कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये -1 तो -1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा। तो पहले हम लोग दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं कि दूरी कितना है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल है, उसके बाद 9 मिनट का समय लेता है। अगर इसको घंटा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9/60 घंटा। ठीक है, तो हमारा दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल 72 है, गुने समय हो जाएगा 9/60। अब इसको काटेंगे तो 12 छक 72 और ये 12 बचे 60, 9 छक 54/5 किलोमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हम लोग को 8 मिनट का समय लेना है, तब इसका चाल कितना होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना आया था 54/5। अब इसको भाग देना होगा समय से। समय कितना है 8 मिनट, तो इसको चेंज करेंगे घंटा में तो ये हो जाएगा 8/60। अब अगर ये भाग को गुना में चेंज करेंगे, ठीक है, काटने के लिए, तो ये 60 ऊपर आ जाएगा और बटे में हो जाएगा 8, और ये 60 ऊपर में। अब इसको काटेंगे, ये 12 बचे 60 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12, 3 बार में 3 आएगा, 4 तिया 12 और ये 4 दूनी 8। फिर इसको काटेंगे तो ये 27 बार में। 27 को जब 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 है, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 दूनी 6, 7 8, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले चाल कितना था 72, अब चाल कितना हो गया 81। तो चाल को कितना बढ़ाना हुआ, तो 81 में 72 घटाएंगे तो 9 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमको जो है चाल में वृद्धि करेंगे, तब हम लोग समान दूरी को 8 मिनट में तय कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2 कारें क्रमशः 60 और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी की बीच की दूरी कितनी होगी। तो मान लीजिए शहर ए से बी के बीच की दूरी x किलोमीटर है। अब जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाला 2 घंटा ज़्यादा समय लेगा क्योंकि इसका चाल कम है। तो इसका पहले समय निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी बटे में चाल, चाल 60 दिया है, और ये किससे ज़्यादा समय लेगा तो 108 किलोमीटर वाले से। तो x बटे में 108, और कितना समय का अंतर है 2 घंटा का। ठीक है, अब उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 540 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 9x माइनस 5x आएगा। इसको घटाएंगे तो 4x आएगा,
4x बटे में 540 बराबर 2 घंटा समय। अब इसके बाद इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से, ठीक है, तो ये 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4। फिर जो है 2 को काटेंगे इससे तो ये आएगा 270। तो x बराबर जो है वो आएगा 270 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 270 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है 7 सेंटीमीटर व्यास की ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है, वर्ग सेंटीमीटर में कितनी होगी, इसको बताना है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 7 सेंटीमीटर व्यास की ठोस गोला, ठीक है, एक गोला है 7 सेंटीमीटर व्यास का, इसको 2 भाग में काट देंगे हम लोग। तो एक भाग हो जाएगा एक अर्धगोला और एक दूसरा अर्धगोला। अब गोले का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई स्क्वायर, और उसके बाद अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई स्क्वायर। तो 2 ठो अर्धगोला बन रहा है, यानी 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर, ये दोनों अर्धगोला का मिला के हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर। और जो एक बड़ा सा गोला था उसका है 4 पाई स्क्वायर, यानी कितने की वृद्धि हो रही है, तो इसको घटाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो रही है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 2 गुने पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर, तो ये व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है, यानी 7 बटे 2, और स्क्वायर है तो 7 बटे 2 और एक बार गुना में। अब ये 2 कट जाएगा, फिर इससे 11 दूनी 22, और ये एक 7 से 7 कट जाएगा, यानी 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 77 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 41 है 90 सेंटीमीटर की परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 90 सेंटीमीटर परिधि है आयत का और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का जो परिधि होता है वो होता है 2 × L + B, और इसका मान दिया है 90। अब उसके बाद हमको B दे दिया है, यानी चौड़ाई दिया है, और लंबाई निकाल लेंगे। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई, तो उससे हम लोग जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2L और ये 2B हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो बराबर 90। अब उसके बाद देखिए 2B, तो B का मान यानी चौड़ाई का मान 20 है, तो 2B का मान कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और ये इधर जो है प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2L बराबर हो जाएगा 90 - 40, तो 2L बराबर हो जाएगा 50। अब L बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 बटे में 2, यहाँ से 2 हट जाएगा, इधर ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो L का मान 25 आएगा, ठीक है। तो लंबाई हो गया 25, और चौड़ाई कितना था, तो 20, तो लंबाई 25 गुने चौड़ाई 20। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये दोनों को गुना करेंगे, 20 है यहाँ पर, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और एक 0, तो यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42 है 154 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास सेंटीमीटर में क्या है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका मान दिया है 154। अब अगर इससे हम लोग आर का वैल्यू यानी त्रिज्या कैलकुलेट करेंगे तो व्यास होता है डी बराबर त्रिज्या गुने 2। तो त्रिज्या अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो हमको जो है व्यास निकल जाएगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 4 पाई का मान 22 बटे में 7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154। अब देखिए ये 7 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में, और उसके बाद जो है 22 और 4 जो है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 11 बार में, और ये कटेगा 7 दूनी 14, हाथ में 1, फिर 14 होगा तो 7 दूनी 14, यानी 77 बार में कट गया 2 से। अब फिर जो है 11 7 77, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुने 7, और इधर होगा 2 गुने 2। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2। अब किस लिए लिखे हैं ये आपको बताते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर इतना निकला, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7/2 और गुने में 7/2 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो 7/2 में लिख सकते हैं, यानी त्रिज्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए व्यास क्या होता है, डी बराबर त्रिज्या गुने 2, और त्रिज्या निकला है 7/2, तो 7/2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास निकलेगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को उसकी ऊंचाई से द्विभाजित करके दो एक समान बेलन बनाए जाते हैं तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब जो है प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आइए, तो बड़ा बेलन है, अब इसको दो भाग में बांट रहे हैं, तो दो छोटा बेलन मान लीजिए बन जा रहा है। तो जो बेलन है उसका आधार का त्रिज्या 7 है, ठीक है, और जो है ऊंचाई वो 20 है। टोटल ऊंचाई कितना है, 20 दिया है। अब छोटा बेलन बनाएंगे तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10-10 का हो जाएगा, और त्रिज्या तो 7 ही सेंटीमीटर रहेगा दोनों का। अब देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बड़ा वाला बेलन का कितना हो जाएगा, 2 r और r जोड़ h, ये फॉर्मूला होता है बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, ठीक है। और छोटा बेलन का भी यही फॉर्मूला होगा, उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो पहले बड़े बेलन का देख लेते हैं, तो 2 गुने 22/7 गुने r का मान तो 7 ही है, और त्रिज्या कितना है 7 और ऊंचाई 20, तो ये हो जाएगा r जोड़ h यानी 7 जोड़ 20 यानी 27, 7 कटेगा, तो 2 गुने 22 गुने 27, इसको गुना कीजिए 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, हो गया। अब उसके बाद देखते हैं आगे, तो देखिए छोटा वाला बेलन, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, पुट करके देखते हैं, 2 गुने 22/7 गुने r कितना है 7 ही रहेगा, और देखिए r जोड़ h, तो r तो 7 रहेगा, लेकिन h अब कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 7 जोड़ 10 यानी 17, 7 कटेगा। अब जो है 2 गुने 22 गुने 17 करेंगे, तो ये आपका जो है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये एक बेलन का हुआ। अब दोनों समान बेलन है ना, समान बेलन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, उसके बाद 4 दूनी 8 हर 1 9, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 1496। तो ये जो है टोटल मिल गया, दोनों बेलन का मिला के इतना आ रहा है, और बड़ा वाला बेलन जो है उसका जो है क्षेत्रफल कितना है 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृद्धि कितना का हो रहा है इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, ये भर गया है पूरा, इसको हटा लेते हैं। तो जो बड़ा बेलन है उसका क्षेत्रफल कितना था 1188, और जो दोनों छोटा बेलन है मिला के कितना था, तो ये था 1496। अब इसको घटा लेते हैं, तो 16 में 8 जाएगा तो 8, उसके बाद जो है इधर 0 हो जाएगा, फिर इधर 3, यानी 308 हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो टोटल कितना था पहले वाला 1188 का जो है x प्रतिशत यानी बटे में 100, ये कितना है 308, ठीक है। अब जो है x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 308, ये 100 भाग में इधर आके गुना में, और ये गुना में है इधर आके भाग में। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, भाग दे के देखिएगा आप लोग, तो इसका आंसर आएगा 25.93%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता क्या है। तो पासे को अगर फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, और सम संख्या जो है वो 2 है, 4 है और 6 है, यानी 3 ठो सम संख्या है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो जाएगा, और उसके बाद जो है कुल परिणाम यहाँ पर टोटल 6 है, और प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। क्वेश्चन नंबर 45 है, 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, और अनुकूल परिणाम जो है वो लाल कार्ड है, तो लाल कार्ड का संख्या जो है वो 26 होता है टोटल, तो ये हो जाएगा 26, और बटे में कुल परिणामों की संख्या टोटल 52 ताश का पत्ता है, तो बटे में 52, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, दी गई श्रृंखला की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको आरोही क्रम में रखना होगा, तो इसका आरोही क्रम इस प्रकार से होगा 4 6 7 9 14 15 18 21 और 26। आप लोग भी इसको देख लीजिए अच्छे से। अब उसके बाद जो है टोटल पदों की संख्या 9 दी गई है, और 9 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का माध्यिका जो होता है उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2 पद, ठीक है। तो n+1 यानी 9+1/2, यानी 9+1 यानी 10/2 यानी 5वां पद, और 5वां पद क्या है, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद 14 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14।
क्वेश्चन नंबर 47 है, दिए गए श्रृंखला का बहुलक क्या है। तो इस श्रृंखला में जो संख्या सबसे अधिक बार आया है या फिर जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है वही इस श्रृंखला का बहुलक कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3, क्योंकि 3 जो है इसमें सबसे अधिक 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आया है, इसलिए इस श्रृंखला का बहुलक 3 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, साइन ए इक्वल टू 24/25 है, तो tan a बटे cos a का मान निकाले। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो साइन ए बराबर आपका होता है p बटे में h, और इसका वैल्यू दिया है 24 बटे में 25, तो h का मान 25 हो जाएगा और p का मान 24। तो हम लोग b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। अब इसको घटाएंगे तो होगा √49, तो ये आएगा 7। तो b का वैल्यू हो गया 7। अब tan a बटे में cos a, तो tan a बराबर आपका होता है p/p और भागा में है cos a, तो cos a बराबर आपका होता है b/h। अगर यहाँ गुना कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे तो ये h/b हो जाएगा, और b का मान 7 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुने में 7 नीचे में और ऊपर में हो जाएगा p का मान कितना है 24 और h का मान 25, यानी 24 गुने 25 बटे, और ये हो जाएगा 37 49। तो ये ऑप्शन किस में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 गुने 25 बटे में 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, cot 210 डिग्री का मान क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी √3। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाहरी कोण से 120 डिग्री अधिक होता है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो किसी भी बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। अब जो है टोटल कोण निकल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना भुजा दिया गया है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकल जाएगा। और उसके बाद बाहरी कोण, तो बाहरी कोण जो है उसका योग होता है 360 डिग्री, और जितना भुजा है उससे डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक बाहरी कोण भी निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 12 भुजा है, तो 12 - 2 यानी 10 और गुने 180, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। अब उसके बाद प्रत्येक कोण, तो 12 से भाग देंगे तो ये आएगा 150 डिग्री, तो प्रत्येक आंतरिक कोण 150 हो गया। उसके बाद 12 भुजा है, तो प्रत्येक बाहरी कोण हो जाएगा 360 बटे में 12, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको घटाएंगे प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाहरी कोण, तो 120 डिग्री का अंतर निकल के आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में ऐसा नहीं होगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।